पुरुषोत्तम दास मेरठ के रहने वाले थे। उनका बर्तनों का खानदानी व्यापार था। घर में रुपयों पैसों की ईश्वर की कृपा से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके विवाह में बड़ी अड़चन थी। लाख कोशिश करने पर भी उनके नक्षत्र किसी के साथ बैठते ही नहीं थे। उनके पिता ने बहुत जुगत बिठाई कि बस किसी तरह इकलौते बेटे की शादी हो जाए, किंतु लड़की वालों को कहीं ना कहीं से ये खबर लग ही जाती है कि लड़के का रंग वैसा ही काला है जैसे कोयला। बेटा, हर लड़की वाला घर तक आने से पहले ही भाग खड़ा होता है। कोई ना कोई तेरे रंग रूप के बारे में उनसे चर्चा कर ही देता है। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं बस तेरे रंग से मिलती जुलती लड़की के यहाँ ही तेरी शादी की बात चलाऊंगा, ताकि उनकी तरफ से ना होने की संभावना ही कम रहे। वरना मैं तो बड़ा शर्मिंदगी महसूस करता हूँ किसी से तेरे रिश्ते की बात करते हुए भी। पिताजी, रंग और रूप तो ईश्वर का दिया होता है। अब यदि मेरा रंग ऐसा है तो इसमें मेरा क्या दोष है? और बच्चों को रंग रूप भी तो माता पिता से ही मिलता है। नालायक, तेरे कहने का मतलब क्या है? मतलब कि तू इनडायरेक्टली मुझे काला कह रहा है और मेरी वजह से तू भी काला पैदा हुआ, ये कहना चाहता है? नहीं नहीं पिताजी, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। छोड़िए ना ये सब। आप बड़े हैं, समझदार हैं। आप जिस लड़की से कहेंगे मैं शादी करने को तैयार हो जाऊंगा। बेटे की बात सुनकर उत्तम दास जी एक लड़की के यहाँ रिश्ता लेकर जाते हैं। देखिए, रंग पर मत जाइए। रंग तो ईश्वर ने दो ही दिए हैं। आप गुण देखिए, लाखों में एक है मेरा बेटा। अब बिल्कुल सही कहते हैं। रंग और रूप का क्या करना है, बस इंसान के अंदर गुण अच्छे होने चाहिए। हमें तो इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है। आप भी एक बार बिटिया से मिल लीजिए, आप खुद कह उठेंगे राम मिलाई जोड़ी है इनकी। इतना कहकर लड़की का पिता अपनी बेटी सुंदरी को आवाज लगाता है। सुंदरी बिटिया, चाय नाश्ता लेकर बाहर आओ। सुंदरी चाय नाश्ता लेकर आती है। सुंदरी को देखकर उत्तम दास दो पल के लिए तो स्तब्ध रह जाते हैं। उन्हें ये तो अंदाजा था कि लड़की का रंग भी सांवला है, लेकिन लड़की को देखने के बाद जैसे उन्हें झटका सा लग गया था। कुछ पलों के बाद खुद को संभालते हुए वे कहते हैं, देखिए भाई साहब, शायद यही मेरे बेटे का शादी का संयोग रहा होगा, तभी हम आज आपके यहाँ आए हैं। अब हमारी ओर से रिश्ता पक्का समझिए। दरअसल सुंदरी के पिता रमेश बाबू की बात 16 आने सच थी कि उन दोनों की राम मिलाई जोड़ी है, क्योंकि कालेपन में सुंदरी पुरुषोत्तम से 19 नहीं 20 ही थी। खैर, पुरुषोत्तम दास का घर में सुंदर पत्नी लाने का ख्वाब चकनाचूर हो गया था और जल्द ही सुंदरी उत्तम दास की बहू बनकर उनके घर पधार चुकी थी शादी के बाद। हाय हाय भैया, ये कैसे रंगत की बहू चुनी है आपने अपने इकलौते बेटे के लिए ऐसी? हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन से रंग की साड़ी पहनाकर तैयार करे दुल्हन को मुंह दिखाए के लिए। औरतें आती ही होगी, अब इसके ऊपर तो कोई भी रंग फबी नहीं रहा। अरे जी जी, अब आप तो ऐसी बातें करके मेरा जी ना जलाओ। अब जो है सो है। अब तो यही हमारे घर की मान मर्यादा है। ऐसी बात करना आप लोगों को शोभा नहीं देता, और अगर कहीं पुरुषोत्तम ने सुन लिया तो उसके मन में खटास पड़ जाएगी, सो अलग है। भैया, आप तो बुरा मान गए। देखिए, हमारे कहने का ये मतलब नहीं था। हम तो बस ये कह रहे थे कि ऐसी भी कौन सी जल्दी थी पुरुषोत्तम की शादी की। अरे, हम एक से बढ़कर एक लड़की ढूंढ कर लाते अपनी बेटी के लिए। अब आप ऐसी लड़की लेकर आए हैं, ना इसके ऊपर श्रृंगार अच्छा लगता है और ना पहनावा। अभी बिरादरी के 4 लोग आएंगे, उनके सामने हम भी तो चाहते हैं ना कि हमारे घर की बहू अप्सरा से सुंदर लगे। और देने लेने में आपने कोई कसर तो छोड़ी नहीं। पूरे 20 तोला सोना चढ़ाया है आपने बहू को, और साड़ियाँ ऐसी कि बड़ी बड़ी शिठानियों के घर में भी ना मिलेगी। लेकिन गहना कपड़ा भी तभी अच्छा लगता है जब पहनने वाली भी तो ढंग की होनी चाहिए। दीदी, आपको तो पता ही है, जैसी रंगत हमारी वैसी हमारे पुरुषोत्तम की। और ऐसा नहीं है कि हमने कोशिश नहीं की, हमने तो खूब रिश्ते भिजवाए, लेकिन हर कोई बस हमारे पुरुषोत्तम का मजाक बनाकर रिश्ता वापस लौटा देता था। एक सुंदरी के पिताजी ही थे जिन्होंने खुशी खुशी पुरुषोत्तम का रिश्ता स्वीकार कर लिया। उस दिन हमें समझ में आया कि रिश्तेदारी हमेशा बराबरी में ही सही होती है। बस फिर क्या था, हमने भी सुंदरी के लिए हाँ बोल दी।
हमारे पुरुषोत्तम के भाग में जो था सो उसे मिल गया। अब इस बात को बार बार दोहराने से कुछ हासिल तो होने से रहा। और वैसे भी सच्ची बात तो यही है ना जी कि शक्ल सूरत तो 4 दिन की शोबाजी है, बस असल में तो गुण ही काम आते हैं। उत्तम दास जी ने घर में सभी को समझा दिया था कि बहू सुंदरी के साथ सभी लोग अच्छे से पेश आए। वे नहीं चाहते थे कि उनके बेटे की शादीशुदा जीवन में अब कोई भी परेशानी आए, लेकिन ये बस कहने सुनने की बात थी। पुरुषोत्तम हो या उसका पिता उत्तम दास, दोनों ने ही सुंदरी को कभी उचित सम्मान नहीं दिया। किंतु सुंदरी वास्तव में एक बहुत ही सुशील और समझदार लड़की थी। उसने अपने प्रति होते अपमान और भेदभाव को बहुत सहजता से स्वीकार कर लिया था। धीरे धीरे समय बीता, सुंदरी और पुरुषोत्तम 2 बेटों के माता पिता बन गए। किसी तरह समाज में लोगों ने सुंदरी और पुरुषोत्तम का मजाक बनाना बंद ही किया था कि अब उन्हें बात करने के लिए एक नया विषय मिल गया था, और वो था पुरुषोत्तम के बेटे। अरे अनीता बहन, पता चला आपको सुंदरी को दूसरा बेटा हुआ है? हाँ, गए थे ना हम अस्पताल उसे देखने। कैसा है बच्चा, किस पर गया है? अरे जाएगा किस पर, अपने बाप दादा की काले रंग की परंपरा को आगे तो बढ़ाएगा ये भी। इतना काला रंग है बच्चे का कि चेहरे पर आंख भी दिखाई नहीं दे रही थी। तो क्या ये भी उल्टा तबाही पैदा हो गया? अरे इसमें इतनी हैरानी की कौन सी बात है, ये तो इनके खानदान का हॉलमार्क हो गया है। इनकी तो आने वाली 10 पीढ़ियां भी ना ऐसे ही रंग रूप के साथ पैदा होगी, देख लेना। सुनीता की बात सुनकर अनीता भी ठहाका लगाकर हंसने लगती है। अपने घर के बाहर खड़े होकर बात कर रही अनीता और सुनीता की बातें उत्तम दास के कानों में भी पड़ जाती है। कुछ देर बाद उत्तम दास अस्पताल पहुंचते हैं। बाबूजी, बेटा पैदा हुआ है, जेब ढीली करनी पड़ेगी, हम ऐसे नहीं मानेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज हमारे परिवार के लिए बहुत ही खुशी का मौका है। आज तो तुम्हें मुंह मांगा पुरस्कार देंगे। उत्तम दास से पुरस्कार लेने के बाद नर्स आपस में बातें करने लगती है। अरे बाबूजी ने तो सच में मुंह मांगा शगुन दे दिया। मुझे तो लगा था बच्चे की शक्ल देखने के बाद कहीं ये उल्टा हमसे ही पैसे ना मांगने लग जाए। अरे यार सच बताऊं, लगा तो मुझे भी यही था कि ऐसे बच्चे को देखकर किसी को क्या ही खुशी होगी, लेकिन बाबूजी ने तो दिल ही खुश कर दिया। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तो ये इंसान का नहीं चिंपांजी का बच्चा ज्यादा लग रहा था। दोनों नर्सें आपस में बात करते हुए जोर जोर से हंस रही थी, और नर्स के बात करने की आवाज से दादाजी का पारा ऊपर चढ़ रहा था। इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है तुम दोनों के अंदर, और खुद को नर्स कहती हो। हमने तो सुना था डॉक्टर और नर्स भगवान का रूप होते हैं। अगर भगवान भी रंग रूप के अनुसार भेदभाव करने लगे तो फिर तो लोगों का तुम जैसे डॉक्टर से, नर्स से विश्वास ही उठ जाएगा। उत्तम दास जी के पास रुपए की कोई कमी नहीं थी। खानदानी व्यापार खूब फल फूल रहा था, लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख यही था कि कोई भी राह चलता आदमी उनके और उनके खानदान के रंग रूप को लेकर मजाक उड़ा देता, और उन्हें चुपचाप ये अपमान बर्दाश्त करना पड़ता। बहू सुंदरी अपने दोनों बच्चों को लेकर अस्पताल से घर आ गई थी, लेकिन अब उत्तम दास जी ने ये निर्णय कर लिया था कि अब वे ये अपमान और नहीं सहेंगे। जो कोई भी उनके और उनके परिवार के रंग रूप को लेकर गलत टिप्पणी करेगा, वो उसे मुंह तोड़ जवाब जरूर देंगे। लेकिन उनके लोगों के साथ भिड़ जाने पर भी कोई खास फायदा नहीं हो रहा था। इसी तरह लोगों के ताने सुनते सुनते 23 बरस का लंबा समय बीत गया, और उत्तम दास के दोनों पोते भी जवान हो गए। अब उनके सामने एक बार फिर से वही समस्या खड़ी थी। पोतों के रंग रूप को देखकर कोई भी अच्छे परिवार का व्यक्ति उनके साथ संबंध नहीं जोड़ना चाहता था। उनके धन दौलत और रुतबे को देखकर 2-4 रिश्ते आए भी तो बेटों को देखकर लड़कियों ने शादी से इनकार कर दिया। अरे उत्तम, जवान हो गए हैं दोनों पोते, इनके ब्याह के बारे में कुछ सोचा है या नहीं? हम तो कब से चाह रहे हैं कि कोई अच्छे घर की लड़की हमारे घर की बहू बनने को तैयार हो जाए, लेकिन क्या करें, दोनों के लिए कोई अच्छा रिश्ता मिल ही नहीं रहा। देखो पुरुषोत्तम भैया, बुरा मत मानना, लेकिन जब अपना सिक्का खोटा हो ना तो ज़्यादा सौदेबाजी नहीं करनी चाहिए। अरे आपके सोनू मोनू के लिए तो कोई लड़की मिल जाए, इतना ही बहुत है। अब आप उसमें लड़की पसंद करने निकलेंगे तो आपके बच्चे तो कंवारे ही बैठे रह जाएंगे।
मैं तो कहती हूँ जो भी रिश्ता मिल जाए इनकार मत करिए, चुपचाप ब्याह कर अपने घर ले आइए। ये सुनकर उत्तम दास को बहुत गुस्सा आता है। देख विमला, माना कि मेरे दोनों पोते का रंग काला है, हम मानते हैं कि हमारे घर में हम सबका रंग काला है, तो क्या काले लोग इंसान नहीं होते? उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं होता? क्या काले इंसान के अंदर दिल नहीं होता? उसकी अपनी कोई पसंद नापसंद नहीं होती? मेरे पोतों का अधिकार नहीं कि वो भी अपनी पसंद की लड़की चुने? 25 साल पहले जैसे मेरे बेटे ने समझौता किया, मैं नहीं चाहता कि 25 साल के बाद मेरे पोते भी आज फिर उसी दोराहे पर आकर खड़े हो जाए। बस बहुत हो गया। मुझे अपने खानदान के ऊपर से इस काले रंग के कलंक को मिटाना है। मेरा सारा जीवन बीत गया लोगों को यह समझाते हुए कि काला होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन मैं इस दुनिया की सोच नहीं बदल सका। मैं दुनिया की सोच तो नहीं बदल सकता, लेकिन अब मैं अपनी आने वाली पीढ़ी को ज़रूर बदल कर रहूँगा। कैसी बात कर रहे हैं बाबूजी? माफ़ कीजिए, लेकिन आपका रंग रूप मुझे मिला और मेरा रंग रूप मेरे बेटों को। ये कैसे हो सकता है कि हम अपनी पीढ़ी के रंग रूप में बदलाव कर दें? ये तो संभव ही नहीं है। अब बस यही हो सकता है कि हम लोगों की बातों का बुरा मानना छोड़ दें। नहीं, मैंने कह दिया तो कह दिया। अब मुझे अपनी पीढ़ी का सुधार करना ही है, उसके लिए चाहे मुझे जो भी करना पड़े। आप कहना क्या चाहते हैं बाबूजी? साफ साफ कहिए ना, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं बस इतनी सी बात कह रहा हूँ बेटा कि हमारे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, बस कमी है तो अच्छे रूप और रंग की। और उस रंग रूप को सुधारने के लिए अब मेरे घर पर बिल्कुल चांदनी की तरह सफ़ेद बहू आएगी, और उन सफ़ेद चिट्टी बहुओं से आने वाली पीढ़ियों का रंग भी सुधर जाएगा। अरे दादाजी, गेहुए रंग की लड़कियां तो हमसे शादी करने को तैयार ही नहीं हो रही, और आप कह रहे हैं गोरी चिट्टी बहू लाएंगे। अगर आप इस तरह की जिद लेकर बैठेंगे ना, तब तो हमें जीवन भर कंवारा ही बैठना पड़ेगा। मैंने कह दिया मतलब कह दिया। अब मैं अपने वचन से नहीं फिरने वाला। अभी तक तो हम तुम्हारे लिए पढ़ी लिखी और अच्छे खानदान वाली लड़कियां देख रहे थे, लेकिन अब सिर्फ लड़की का रंग गोरा होना चाहिए। अब वो चाहे किसी गरीब परिवार की हो या किसी अनाथ आश्रम में रहने वाली। अनाथ लड़की होगी तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दादाजी अपना फरमान सुना चुके थे। दादाजी के फरमान को पूरा करने के लिए पुरुषोत्तम पढ़ी लिखी संभ्रांत परिवार की लड़कियों को छोड़कर सिर्फ गोरी और सुंदर लड़कियों की तलाश करने लगा था। पुरुषोत्तम को परेशानियां तो बहुत आती है, लेकिन जल्दी ही उसे 2 ऐसी लड़कियां मिल जाती है। बाबूजी, आपकी पसंद के अनुसार 2 लड़कियां मिल तो गई है, लेकिन दोनों ही बिल्कुल अनपढ़ और एक छोटे से गांव की रहने वाली है। सोच और रहन सहन में हमारी उनके साथ कोई बराबरी नहीं है। मैंने पहले ही कहा था, मुझे बराबरी वाली लड़की की ज़रूरत नहीं है। बस तुम रिश्ता पक्का कर दो, रहन सहन हम उन्हें यहाँ लाकर सिखा देंगे। पिता के कहे अनुसार जल्द ही सोनू और मोनू की सीता और गीता नाम की दोनों लड़कियों के साथ शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल आ जाती हैं। सीता बेटा, सबकी दुकान से लौटने का समय हो रहा है। जाओ, तुम दोनों को चाय नाश्ते का इंतज़ाम कर लो। मैं रामू को बोलकर बाजार से सब्जियां मंगवा देती हूँ। ए बुढ़िया, मुझ पर हुक्म चलाने की गलती आज की बात कभी मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शादी के टाइम तो तेरा काला कलूटा पति अपने पैसों की बहुत धौंस जमा रहा था। अगर इतने ही पैसा है तो एक नौकर क्यों नहीं रख लेती? बेटा, वो तुम्हारे ससुर हैं, तुम्हें इस तरह उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। तुम काम ना करना चाहो ना सही, लेकिन ऐसे बदतमीजी से तो बात मत करो। कुछ देर बाद पता नहीं क्या सोचकर आप लोग इन दोनों को बहू बनाकर घर लेकर आए। इनसे तो बात करना मतलब अपनी इज्जत गंवाना। सीता और गीता के रूप पर मोहित होकर उत्तम दास उन्हें अपने घर तो ले आया था, लेकिन ससुराल आकर उन्होंने सबका जीना मुश्किल कर दिया था। वे दोनों ही अव्वल दर्जे की बदतमीज और बदजुबान लड़कियां थी। सास ससुर हो या पति, घर में वो किसी का भी सम्मान नहीं करती थी। कुछ दिन और बीते तो दोनों बहुओं ने अपने प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी सुना दी। देखो पुरुषोत्तम, आखिर वो घड़ी आ ही गई। देखना कैसे अब हमारी पीढ़ी में सुधार होता है। अब मेरे घर में भी 2 सुंदर बच्चे पैदा होंगे और मैं सारे शहर में घी के लड्डू बंटवाऊंगा। उत्तम और पुरुषोत्तम की खुशी का ठिकाना नहीं था। एक एक दिन गिनते हुए बहुओं के करेले जैसे स्वभाव को सहते हुए
पूरे 9 महीने का समय बीत जाता है और अंत में सीता और गीता को डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। बस कुछ देर और बाबूजी, फिर कभी हमारे खानदान के बच्चों को किसी के साथ समझौता नहीं करना पड़ेगा। हमारे साथ भी लोग संबंध जोड़ना चाहेंगे, समाज में लोग इज्जत की नज़र से देखेंगे। सही कह रहा है बेटा, बस अपने चांद से पोतों का चेहरा देख लो, उसके बाद मेरा तो स्वर्ग जाना तय है। आपकी दोनों बहुओं को बेटे हुए हैं। नर्स, सच सच कहना, बिल्कुल चांद जैसा है ना मेरे पड़पोते। हाँ हाँ बाबूजी, बिल्कुल चांद जैसे हैं। आप आइए ना, मिल लीजिए बच्चों से। चांद जैसे तो हैं, बस अमावस वाले चांद है, पूर्णिमा वाले नहीं। बच्चों का चेहरा देखकर बाबूजी तो जैसे अपनी जगह पर जम से गए थे और पुरुषोत्तम भी हैरत से बस उन्हें घूरे जा रहा था। ये क्या हो गया भगवान, आने वाली पीढ़ी सुधर जाए इसके लिए मैंने सारे गुण दोष ताक पर रखकर इन दोनों से मेरे सीधे साधे लड़कों की शादी कराई, और तूने फिर से काले बच्चे मेरे घर पैदा करवा दिए। क्यों भगवान क्यों, मेरे दूध जैसे सफेद बहुओं को ये काले बच्चे क्यों हुए? खैर, किस्मत को लिखे को मिटा पाना संभव तो होता नहीं, इसलिए बेचारा उत्तम दास मुंह लटकाकर अपने दोनों पोतों को घर ले आता है। ओ बढ़िया, पूरा दिन क्या बस बच्चों को ही घूरती रहेगी? जा कुछ बढ़िया सा खाना लेकर आ। बहू की बात सुनकर सुंदरी की आंखें नम हो जाती है। कुछ देर बाद, माफ़ कीजिएगा बाबूजी, लेकिन आपकी एक गलती के कारण हमारी ज़िंदगी दुश्वार हो गई है। सुंदर पोते लाने के लिए आपने ये दोनों देहाती बदजुबान लड़कियां मेरे पास लाकर छोड़ दी। इन दोनों के सामने अच्छाई की बात करना मतलब उनसे फारसी में बात करना, जो उन्हें रत्ती भर भी समझ नहीं आती। मुझे माफ कर दे बहू, तेरे जैसे खरे सोने को मैं जीवन भर अपने बेटे के जीवन पर पुती कालिक समझता रहा। हमेशा यही सोचता रहा कि शायद मेरा बेटा थोड़े से साफ रंग का होता तो उससे तुझसे शादी ना करनी पड़ती। लेकिन इन दोनों साफ चमड़ी वाली लड़कियों के हमारे घर आने पर मुझे समझ में आया कि इंसान की चमड़ी नहीं, उसका मन साफ होना चाहिए, और शायद मैं अपनी सोच में सुधार ला सकूं। इसीलिए भगवान ने मुझे फिर से हमारे जैसे ही 2 पोते और दिए हैं। पुरुषोत्तम भी अपने आज तक के व्यवहार के लिए माफ़ी मांगता है और फिर वे तीनों एक साथ मिलकर बहुओं को सुधारने के असंभव काम में लग जाते हैं।